लिखो अगला टॉपिक। इसमें पूरा थ्योरी है, फटाफट इसको फिनिश करते हैं जरा, है ना। अगला क्या अपना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसके बारे में तो वैसे जनरली हमें पता है सब कुछ, बी के बारे में बात कर रहा है, ये पता है हमें बहुत, फिर भी नोट कर लो, ऐड कर लो। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या बी कहिए, मैग्नेटिक फील्ड कहिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहिए, 2 3 4 नाम से ये जाना जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जो अब तक हम लोग कहते हुए आए हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इतने अलग अलग नाम से जाना जाता है। बी दैट इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू एच के बराबर होता है। एच आपने ऑलरेडी देख रखा है, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी अलग होता है। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाता है, म्यू एच। म्यू के बारे में तो पता होगा क्या है म्यू, लास्ट वाले चैप्टर से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, है ना। म्यू इज परमिएबिलिटी, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, है ना। तो दिस इज म्यू ओनली, तो किसी भी मीडियम का परमिएबिलिटी है। तो एनीवे वो पहले से पढ़े हुए, अभी आगे भी कुछ लिखवा दूंगा उसके बारे में। तो B इज इक्वल टू म्यू एच हो गया आपका, और इसका यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है, ऑफ कोर्स टेस्ला होता है। हम लोग कितने न्यूमेरिकल कर चुके हैं B के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। आइए आइए, टाइम से आयो। पूरा थ्योरी है भाई, पूरा फटाफट जितना लिख सकते हो इसमें। न्यूमेरिकल जो बनेंगे छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनेंगे, बट बहुत कम आते हैं इससे, थ्योरेटिकल ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे चलें। तो एक छोटा छोटा फॉर्मूला है, ये ऑलरेडी एक याद रखो तो यहीं से आ जाएगा। B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच, ओके, और B तो होता है टेस्ला। आगे चलें, अच्छा नोट कर लो। तो इसमें पूरा थ्योरी है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलें आगे। सीजीएस यूनिट एक गॉस बोला जाता है, ये भी पहले कराया था। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ऐड कर लो इसको भी, चलो। छोटा यूनिट है ये गॉस, किसके नाम पर है, साइंटिस्ट है कि ऐसे ही कोई है। गॉस लॉ पढ़ा था ना अपने इलेक्ट्रोस्टैट में, तो यहां भी गॉस लॉ पढ़ेंगे अभी मैग्नेटिक फील्ड में भी, तो उसी के नाम पर है ये गॉस, ठीक है। तो टेस्ला और गॉस दोनों ने काफी दिया है इसमें, तो गॉस को सीजीएस यूनिट दे दिया और टेस्ला को एसआई यूनिट दे दिया, ओके। तो गॉस के नाम पर हो गया सीजीएस यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का, और टेस्ला के नाम पर एसआई यूनिट। चल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। तो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, याद है किसी को, फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था हमने। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पे ये जो रहेगा, अगर दोनों एक साथ है तो फाई के साथ हम सफिक्स में बी लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फाई के साथ क्या लिखते हैं सफिक्स में, ई। और अगर हमें पता है कि हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहे हैं तो फाई लिख के छोड़ देते हैं, वहां पे क्लियर रहता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही होगा। तो व्हाट यूज्ड टू बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मेरा क्वेश्चन है। E dot ds, mathematically yes you are correct, but in another sense, concept wise, what is this flux gives you,
क्या जिसान? आकांक्षा, क्या होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स? हाँ, रेजिस्टेंस ना बेटा, वो तो इलेक्ट्रिसिटी में होता है रेजिस्टेंस, ये तो इलेक्ट्रोस्टैट में ना, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर उसमें देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज्ड टू बी नंबर ऑफ लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते थे ना हम लोग, वर्चुअल जो बनाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस पर्टिकुलर एरिया में आता है उसी को क्या बोलते थे हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? कोई पर्टिकुलर एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रहा है, बट एक्चुअल में वैसा कोई लाइंस होता नहीं है। ये क्या होता है? वर्चुअल होता है, सब कुछ क्या होता है? वर्चुअल होता है। बट अगर वर्चुअली भी अगर आप कैलकुलेट करते हो, अगर आप किसी को बताते हो कि भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ लाइंस यहाँ ज्यादा है, वहां नंबर ऑफ लाइंस कम है। उसको अगर आपको विजुअल दिखाना है तो उसमें अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब आता है तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया से जितने नंबर ऑफ लाइंस पास करती हैं वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। कैलकुलेट कैसे करते हैं? E.ds करके, ई और एरिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, और अगर बड़े एरिया के लिए करना है जो कॉन्टिन्यूअस है तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं पूरे सरफेस पे, ठीक है। तो जैसे गॉस लॉ में आता था, उसमें क्या करते थे हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज्ड टू बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, राइट। अब यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? सेम चीज हम किसी के लिए रिपीट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो किसी भी एरिया के लिए कितने नंबर ऑफ लाइंस वहां से पास कर रही है, किसी भी वॉल्यूम के लिए या फिर एरिया के लिए कितने नंबर ऑफ लाइंस वहां से पास कर रही है, वही क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। अगेन अब हम बेसिक बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमने लास्ट क्लास में भी वो पॉइंट्स कुछ डिस्कस करा था। दोनों के बीच में काफी बेसिक सारी चीजें हैं, दोनों को भी हम लोग लाइन से दिखाते हैं। वहां पे लाइंस प्लस चार्ज से माइनस चार्ज, प्लस चार्ज से निकलती थी, माइनस चार्ज में जाके टर्मिनेट करती थी। लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता था? नॉर्थ पोल से निकलता था, साउथ पोल से एंटर करता था, फिर अंदर अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाता है। व्हाट वाज द बेसिक डिफरेंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जगह से ऑरिजिन होकर के दूसरी जगह पे जाके टर्मिनेट कर जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खत्म नहीं होता, ये जहां से निकला वापस घूम के वो वहां पे पहुंचेगा। याद होगा लास्ट क्लास में भी हमने कुछ डायग्राम्स बनाए थे आपके लिए। देखिए, अगर आपने यहां पे -q चार्ज लिया और यहां पे क्या लिया है? +q चार्ज, तो +q से लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। ये ऐसे जाके क्या होता है? टर्मिनेट हो जाता है। यहां से निकला, यहां पे जाकर के टर्मिनेट हो गया। लेकिन यही अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करेंगे तो यहां से निकलेगा, कहां जाएगा? ये साउथ में जाएगा, लेकिन वापस साउथ से कहां जाएगा? ये नॉर्थ जाएगा। अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ। तो ये क्या होता है? ये क्लोज्ड लूप बनाता है, लेकिन ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है, क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। उससे फर्क क्या होगा? अगर आप कोई भी पर्टिकुलर एरिया ले रहे हो, मान लेते हैं कि यहां पर एक एरिया ले रहे हैं हम, या वॉल्यूम ले रहे हैं, चलो मान लेते हैं, पहले एरिया लेकर के कर लेते हैं समझाने के लिए, कि यहां से जितने नंबर ऑफ लाइंस ऐसे ऐसे करके निकल रही हैं वो यहां जाके क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और इस वॉल्यूम से या फिर इस एरिया ले लेते हैं, E.ds करेंगे तो एरिया होता है पहले। इस एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइंस, बेसिकली नेट नंबर ऑफ लाइंस कितना निकल रहा है या जा रहा है? कितना जा रहा है या कितना निकल रहा है? 2 इधर से गया, 3 इधर से, 4 और 5, 6 है ना, 3 3 6 लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 लाइंस निकल रही हैं। तो नेट नंबर ऑफ लाइंस कितना निकला एरिया से? 6। अब बताओ, यहां पर भी ऐसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे निकाला, फिर ऐसे गए, अंदर अंदर ऐसे, अंदर अंदर ऐसे करके ऐसे ऐसे, फिर जो गया वही वापस आएगा, ऐसे गया, फिर ऐसे आया। यहां पर कोई एरिया ले लिया हमने, ठीक है, यहां पे कोई एरिया ले लिया। बताइए नेट नंबर ऑफ लाइंस कितना होएगा? कितना? कैसे 0? जितने नंबर ऑफ लाइंस इधर से बाहर निकल रहे हैं उतने नंबर ऑफ लाइंस फिर अंदर भी जा रहे हैं। तो नेट नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए? आपका 0। कहीं पर भी ले लो आप, बिकॉज जहां से भी वो निकल रहा होगा तो वापस वहां से जरूर जा रहा होगा, क्योंकि ये कैसा है? क्लोज लूप है।
जहां से भी निकलेगा वापस वहां पे वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। यहां से अगर ले रहे हो आप, यहां से निकला ऐसे आया वापस फिर यहां पे पहुंचेगा। कैसा बना रहा है ये? क्लोज्ड लूप बना रहा है। तो नेट नंबर ऑफ लाइंस किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा किसी भी एरिया के लिए? 0। वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 0 नहीं होता था। और जो गॉस थ्योरम होता था, अगर याद होगा आपको, गॉस थ्योरम क्या कहता था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम लोग किससे बोलते थे? फाई ई विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। और ये फ्लक्स कैसे निकालते थे? ई डॉट ds करके फिर इसको क्या कर देते थे हम लोग? इंटीग्रेट कर देते थे इस सरफेस पे। अगर बड़ा एरिया है तो सिंपली क्या कर देते हम लोग? ई डॉट ए कर देते थे। एरिया को ही ds लिखते हैं, छोटा है ना, छोटा एरिया हो गया ds। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है यही बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ लाइंस। ये क्या है? नंबर ऑफ लाइंस। तो जब हम लोग यही चीज मैग्नेटिक के लिए करेंगे तो क्या निकालेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट ds हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले क्या हो जाएगा? ये b डॉट ds। बट इतना का वैल्यू होगा क्या? 0, क्योंकि टोटल, इसका मतलब ही क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस। इसका मतलब ही होता है नंबर ऑफ लाइंस। तो नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 0। खेल खत्म, कुछ नहीं आगे करने की जरूरत है। सो b डॉट ds विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये पूरा रूल आता था गॉस लॉ से, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स में नहीं आता है। एनीवे, तो हम लोग जब उसका लिए गॉस लॉ और मैग्नेटिक फ्लक्स को एक साथ मिलाएंगे तब देखेंगे। पहले हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं हम लोग? b डॉट एरिया करके निकालते हैं। जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो देखिए भाई, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस, मतलब एनी एरिया। किसी भी एरिया से जितने नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फ्लक्स। राइट, कैलकुलेट करेंगे हम लोग बाद में। यूनिट है वेबर। फॉर्मूला जो आएगा यहीं पे लिख देता हूं मैं। फॉर्मूला जो आएगा फ्लक्स का, ये क्या हो जाएगा? कैसे निकालेंगे हम लोग? b डॉट ds। नोट कर लीजिए। फिर इसको हम लोग गॉस के साथ जब अप्लाई करेंगे तब देखेंगे कितना होता है ये फ्लक्स। तो ऐसे निकलेगा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है उसी को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। किसी भी एरिया से जितना पास करता है, किसी भी एरिया से जितना पास करता है वही क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। जिसका वैल्यू क्या होने वाला है आगे चल करके जब हम पढ़ेंगे, क्या होएगा? ये 0 होएगा। ये इतना याद रखिएगा आप। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? 0। किसी भी एरिया से कहीं पर भी आप रखोगे, अगर वो लाइंस इधर से निकल रही हैं तो वापस इधर से क्या होगा? जाएगा भी। कहीं पर भी कोई भी एरिया रख दो, मान ले तो यहीं पे है, कोई लाइंस यहां से जा रही होंगी, तो यहां से अगर जा रही होंगी तो बिकॉज ये क्लोज्ड है तो कहीं से आ भी रही होंगी। इस एरिया के लिए जितना निकल रहा है उतना अंदर आ भी रहा है। तो क्या हो जाता है आपका? मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट हमारा है B और H के बीच का रिलेशन देखेंगे। B हमने ऑलरेडी देख लिया है। अभी अभी आपने लिखा था B इज इक्वल टू कितना होता था? म्यू H। ठीक है, तो B इज इक्वल टू म्यू H। H मैग्नेटिक इंटेंसिटी लिखाया था लास्ट क्लास में। क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो हालांकि ये ऑलरेडी कर लिया है। आगे देखते हैं परमिएबिलिटी। इसके बारे में भी पहले पढ़ा है बट फिर से हम लोग देख लेते हैं। म्यू हमने शुरू में ही यूज कर लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड जब निकालते हैं B इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला आता था ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई ऐसे करके I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। तो म्यू नॉट तो वहीं आ गया था। तो म्यू नॉट वाज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर क्या? फ्री स्पेस। म्यू नॉट, म्यू क्या हो जाएगा? किसी भी मीडियम का हो जाएगा।
या कभी कभी इसको म्यू लिखते हैं या म्यू के साथ एम लगा देते हैं, मतलब मीडियम। तो व्हाट इज परमिबिलिटी? तो ये क्या करेगा, ये मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक होता है, मीडियम का प्रॉपर्टीज होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। कैसे करता है? तो इट इज द डिग्री और एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास और एंटर थ्रू एनी सब्सटेंस। ठीक है, तो उस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ऐड कर लीजिए इसको, हालांकि इसके बारे में पहले भी हमने लिखवाया है ऑलरेडी। म्यू नॉट रहेगा तो किसकी होगी एबिलिटी? फ्री स्पेस की, मतलब या तो एयर को भी मान के चलते हैं, एयर को भी फ्री स्पेस ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली उतना ही होता है। बट जब कोई मीडियम हो जाएगा तो उसके लिए म्यू यूज करेंगे। कभी म्यू यूज करते हैं, कभी म्यू एम यूज करते हैं। तो कोई भी मीडियम कितना मैग्नेटाइज होगा, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तो वो डिपेंड करता है उसके म्यू पर। सिर्फ म्यू पर नहीं, म्यू पर भी डिपेंड करता है, और भी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, वो चीज करेंगे। इसका एसआई यूनिट क्या आप निकाल के बता सकते हो? इसका एसआई यूनिट म्यू का? कार्तिक कहां से निकालोगे म्यू का एसआई यूनिट से? एच का तो यूनिट ही नहीं पता तुम्हें भाई। म्यू की यूनिट वही होगी जो म्यू नॉट की यूनिट होगी। म्यू नॉट कौन से रिलेशन में आता है? कोई और ऐसा रिलेशन याद है आपको जिसमें म्यू नॉट आता है? कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला याद नहीं है जिसमें म्यू नॉट आता है? फोर्स भी है, मैग्नेटिक फील्ड वाला है। अरे बाबा, आप लोगों ने पढ़ा नहीं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। किसी भी एक वायर जो होता है, वायर से आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये वाला? बताना जरा सा, क्या नाम है इस इक्वेशन का? बायो सावा लॉ। नितिन बड़ा चुप हो तुम, क्या बात है, नहीं पढ़ा? तो म्यू नॉट का यहां से निकाल सकते हैं हम। कितना हो जाएगा म्यू नॉट का? तो भाई बी का हो गया टेस्ला, म्यू नॉट को म्यू नॉट रहने देते हैं, इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होता। आई का यूनिट कितना होता है? एम्पियर। डीएल का कितना होगा? मीटर। नीचे का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। साइन थीटा का तो कुछ होता ही नहीं है, 1 मीटर, मीटर कट गया। सो म्यू नॉट का कितना होगा बताओ? टेस्ला मीटर जाके मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई क्या? एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट का जो यूनिट होगा वही म्यू का भी होगा। म्यू नॉट फ्री स्पेस का है, म्यू किसी मीडियम का है, किसी मटेरियल मीडियम का। जब फ्री स्पेस हो जाता है तो म्यू को म्यू नॉट कहते हैं। जब वो मीडियम होता है, मीडियम का मतलब कोई भी चीज है, वो चाहे प्लास्टिक हो, बोतल हो, ठीक है, आयरन हो, लोहा हो, कुछ भी है, पानी हो, जो भी है, उस मीडियम के हिसाब से म्यू होगा उसका। तो कितना हो जाएगा उसका यूनिट? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो ना यूनिट, ये तो सीखते हुए आ रहे हो आप, राइट? तो कितना होता है इसका? टेस्ला मीटर पर एम्पियर यूनिट। रसगुल्ला के जैसा मिल जाता है सामने, फटाफट नोट कर लेते हो, लेकिन याद नहीं रखते तुम लोग, हाँ? क्यों मोहित? बना बनाया मिले खट से एकदम टिप लो पूरा। अब बताओ रिलेटिव क्या होगा? रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी आपको याद होना चाहिए कि रिलेटिव जो हमने परमिटिविटी है वो भी निकाला था। रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाता है? एप्सिलॉन आर हैं? उल्टा बोल रहे हो, दोनों का रेशियो होता है, ठीक है? एक मीडियम हो गया और दूसरा क्या हो गया? फ्री स्पेस हो गया। उन दोनों के रेशियो के कहते हैं। आजा भाई, इसको सेंटेंस में ही लिखने में चला जाएगा। तो ये अभी मैग्नेटिक फील्ड के चक्कर में है, जब उसमें रहेगा तो क्या हो जाएगा? म्यू बाय म्यू नॉट हो जाएगा। एक और लिख दो, लिखा है यहां पर ना, म्यू बाय म्यू नॉट। तो इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द
फ्री स्पेस, सॉरी परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। बिकॉज बी का भी वैल्यू डालोगे ना, बी का जब डालोगे तो क्या होगा, म्यू बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय, जब बी नॉट करोगे तो क्या हो जाएगा वहां पर, म्यू की जगह पर म्यू नॉट, सारा चीज कैंसिल के सिर्फ क्या बचेगा, म्यू बाय म्यू नॉट बचेगा। दिस इज रिलेटिव परमिबिलिटी। बहुत सारे टर्म, अभी एक दो टर्म और आएंगे आपको यहां पर, जिसमें से आई थिंक नया टर्म तो म्यू आर है और एच है अभी तक, अभी और एक दो टर्म आएगा, वो टर्म आपके लिए थोड़ा सा एडिशनल रहेगा यहां पर। हो गया? रिलेटिव परमेबिलिटी है कुछ नहीं, बस सबको एक जगह जब एक पेज पे लिखोगे सारा फॉर्मूला ना तो बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल चलो अभी नोट कर लो। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर एक ये है और एक कौन सा बताओ, 8th वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दो चैप्टर काफी इजी और छोटा है। हो गया? चलिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसका जो है ना बहुत सारे जगह पर इसका मतलब डिनोशन भी थोड़ा अलग अलग हो जाता है, तो आप नाम थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर आई है, कभी कभी इसको कैपिटल एम से भी करते हैं, लेकिन कैपिटल एम हमने ऑलरेडी एक के लिए यूज कर रखा है। किसके लिए यूज कर रखा है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए। ठीक है, तो नो वरी। चलिए, ये क्या होता है इसको समझिए जरा सा। हम लोग बात करते थे ना, अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज्ड टाइप के अगर मटेरियल को रख देंगे तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है। या तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा, या फिर क्या कर देगा, कम कर देगा। तो कितना ज्यादा वो बढ़ा सकता है या क्या कम कर सकता है, उसी को क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइजेशन कहा जा सकता है। किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया, कैसे बढ़ाता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो अफेक्ट होता है बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हुआ और क्या हो गया, वहां का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो बाहर वाले की वजह से जो अफेक्ट होता है, अपने अंदर जो उसके अंदर चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइजेशन। क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन मैग्नेटाइजेशन भी हम मटेरियल को तीन तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। हमने बात करी थी लास्ट वाले चैप्टर में भी। एक वैसा होता है इतना ज्यादा मैग्नेटाइज होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, एक थोड़ा बढ़ाता है, और एक क्या करता है, उल्टा करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। ये तीन तरह के मटेरियल को हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक। वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, दिस नॉट दिस टॉपिक, मतलब बीच का और भी कई सारे टॉपिक उसको खत्म करने के बाद वो करेंगे। तो कितना ज्यादा कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। जैसे अच्छे लोगों की सोहबत में रह करके कुछ नॉर्मल लोग भी क्या हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो कितना ज्यादा अच्छा होता है, दैट इज कॉल्ड, उसको आप समझ सकते हो मैग्नेटाइजेशन से। यही चीज है इसके अंदर। इसके भी पीछे इतना अच्छा सा थ्योरी है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सारा सिलेबस से हट गया। पहले हुआ करता था कि कैसे अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, चलो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को कि ऐसा कैसे होता है। अगर मान लो यहां पे क्या कर दिया, नॉर्थ पोल बना दिया, और यहां पे क्या कर दिया, साउथ पोल बना दिया, तो यहां पे ऑलरेडी क्या बन गया, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब आपने क्या किया, इसके अंदर एक ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया, और कुछ बना देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ बन गया। अब क्या किया, इसके अंदर एक मटेरियल रख दिया। ठीक है, और इस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज हो जाता है मतलब जहां पे रखेंगे वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो करता कैसे है, इसके अंदर जो छोटे छोटे, इसको हम लोग पार्ट में करेंगे, ये इसके अंदर धीरे धीरे क्या होता है, छोटे छोटे मैग्नेटिक बिहेवियर स्टार्ट हो जाते हैं। इसके पार्टिकल ऐसे होते हैं
इसके पार्टिकल, जो भी मटेरियल आया है उसके पार्टिकल ऐसे होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में आते ही उसके छोटे छोटे पार्टिकल कैसा बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं, मैग्नेटिज्म वाला बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या हो जाता है, बनने लगता है। छोटा छोटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। ये चीज आपने इलेक्ट्रोस्टैट में भी देखा था, आपको याद होगा, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमने पढ़ा था कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे मटेरियल को रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। कैपेसिटर के अंदर रखा था हमने कुछ मटेरियल, स्लैब टाइप का, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो उसी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी है। तो जब ये छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होगा, इसका भी डायरेक्शन इधर है, मेन डायरेक्शन इधर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। लेकिन यही अगर उल्टा बनाने लग गया तो क्या होगा, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर बनेगा, इधर की तरफ बनेगा, और बड़ा वाला किधर है, इधर। अगर 100 इधर बना, ठीक है, क्या बना, 100 इधर बना, 10 उल्टा बन गया, तो नेट कितना रहेगा इस रीजन में, 90 रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में बन गया 10 उल्टे, सेम डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड 100 के बदले अब कितना हो जाएगा, 10। लेकिन बहुत ज्यादा बना, मतलब ये खुद 500 बनाने लग गया, 100 के इफेक्ट की वजह से कितना बनाने लग गया, 500, तो नेट कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैग्नेटाइज होता है। तो जो इसके अंदर छोटी छोटी जो मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाती हैं, पार्टिकल, इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन। तो कौन कितना मैग्नेटाइज होता है, कौन कितना मैग्नेटाइज होता है, उसी को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से डिनोट करते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, बिकॉज बहुत ज्यादा डेप्थ में है नहीं, सिलेबस से सब कुछ निकाल दिया गया है, आपको सिंपली बस इतना ही पढ़ना है कि ये होता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है, कैसे होता है वो सब नहीं है, बट ये उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। चलिए, इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस है, ठीक है। तो दिस इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड जिस वॉल्यूम में हो रहा है, जिस वॉल्यूम में वो छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर बन रहे हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, तो उससे भी निकालते हैं। एक और तरीका होता है, पोल स्ट्रेंथ से भी निकालते हैं, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैसे निकालते हैं ये भी कैलकुलेशन देख लीजिए। इसके बेस पर तो ये हो गया, I = m/v, है ना। आई मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा उसका वॉल्यूम, कैपिटल M डिवाइड बाय वॉल्यूम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट याद होगा, दिस इज पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L, Q इंटू 2L होता था इलेक्ट्रिक डायपोल में। मैग्नेटिक डायपोल में क्या हो जाता है, M इंटू 2L, M इज स्मॉल m, उसमें यूज करते हैं स्मॉल m, स्मॉल m होता है पोल स्ट्रेंथ, तो उसका भी कैलकुलेशन है। हाँ, कैपिटल M हो गया M इंटू 2L, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितना रखा हमने, 2L रखा है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की लेंथ कितनी रखी है हमने, 2L, याद है ना, पिछला डायग्राम भी बनाया था लास्ट क्लास में। तो 2L कट जाएगा, कितना हो जाएगा, m/a, तो इसी को यहाँ पे लिख दिया है, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसी से ये निकला है, मतलब पहले वाले डेफिनेशन से दूसरा वाला डेफिनेशन निकला है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी, ये मिली एम्पियर मत पढ़ना, स्मॉल m इज पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, मतलब m/v, कैपिटल M। कैपिटल M क्या होता है, स्मॉल m इंटू 2L। व्हाट इट यूज टू बी, अगर हमने ये मैग्नेट लिया है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, तो इनके बीच की लेंथ हम लोग कितना रखते हैं, 2L रखते हैं। और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इसका, अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू 2L, तो वॉल्यूम को निकाला A इंटू 2L। डायपोल मोमेंट जो होता है इसका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये होता है M इंटू 2L।
तो उसको रख के कैलकुलेट कर लिया, m बाई ए निकल गया। हाँ m बाई वी, हाँ आई है ना, हाँ आई अभी नाम दिया ना इसको मैग्नेटाइजेशन को। अच्छा, बुक में कभी कभी ये मैग्नेटाइजेशन को ही कैपिटल M से डिनोट कर दिया है, प्रोबेबली एनसीईआरटी में भी है, लेकिन एक कैपिटल M हम ऑलरेडी किसके लिए यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए, फिर वही कैपिटल M किसके लिए यूज हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन के लिए। तो हमने मैग्नेटाइजेशन के लिए क्या कर लिया, यहाँ पे I ले लिया है, I इज इक्वल टू कैपिटल M बाई वी। ठीक है, तो डिनोशन अलग हो गया, बट मतलब आपको समझना है सही से। हमने कैपिटल M ऑलरेडी ले लिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए, तो मैग्नेटाइजेशन के लिए हम लोग I यूज कर रहे हैं, यहां पर कैपिटल M नहीं यूज कर रहे। चलिए, हो गया, आगे चलते हैं। SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी एम्पियर पर मीटर, यहीं से निकल जाएगा ना इंटेंसिटी। स्मॉल m क्या होता था, I इंटू ए होता था। स्मॉल m भी पता है कि नहीं, दिस इज I इंटू ए डिवाइड बाई एरिया है, एम्पियर नहीं, स्मॉल m तो, अरे स्मॉल m को हमने q के टर्म में लिया है, वहां से निकाल लेंगे q के टर्म में। स्मॉल m को जो हमने डिनोशन किया है, जो मैग्नेटिक मतलब एनालॉजी लिया है मैग्नेटिक फील्ड वाला और इलेक्ट्रोस्टैट का, वहां से निकाल करके। चलिए आगे चलते हैं भाई। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये एक नया टर्म है यहां पर आपके लिए। ठीक है, यहां पे आपका टर्म खत्म हो जाएगा, फिर इनके बीच का रिलेशन हम लोग यूज करेंगे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये काई है, काई। आप लोग कैसे लिखोगे मैं दिखा देता हूं। इसको एक्स टाइप का बनाना है, ऐसे करके। ये वाला डंडा क्या करना है, बड़ा करना है। ये छोटा लेकर के, ये बड़ा करके, फिर ऐसे करके। इसको बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं, काई। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम लोग काई से डिनोट कर रहे हैं। तो बिकॉज पीपीटी में हम लोग यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर से, तो उसमें इस तरह का नहीं आ रहा था, इस तरह का आ रहा था, तो ये यूज करा है। तो आप लेकिन ऐसे लिखना, बुक में भी ऐसे यूज हुआ है। क्या बोलते हैं इसको, काई। ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बोलो भाई, बोलो मिथिलेश, बोलो जरा सा, क्या है नितिन? जिशान बोलो आवाज से, नाम बोलो इसका। क्या होता है अंशिता? देखो कितना अच्छा से बोल रही है। चैतन्य, हाँ पूरा बोलो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मोहित, हाँ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, सो व्हाट इज दिस काई? तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, और ये भी यही बताता है कि कितना अच्छे से ये मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, ये भी क्या बताता है, जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी ये प्रॉपर्टी बताता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन अलग होता है। ठीक है, तो ये भी क्या बताता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ससेप्टिबिलिटी। ओके, और इन दोनों के बीच में भी हम लोग रिलेशन बनाएंगे। दिस इज द रेशियो ऑफ I बाई एच। काई इज इक्वल टू कितना होता है, I बाई एच। आपके बुक में कैपिटल M बाई एच आएगा, बिकॉज I को उसने क्या यूज कर रखा है, कैपिटल M यूज कर रखा है। काई इज इक्वल टू I बाई एच। So this is the ratio of magnetic intensity and magnetization। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशियो है ये, I बाई एच। काई को काई ही लिखना, काई विद सफिक्स M, मतलब मीडियम का है ये।
ये लिख लिया यहां तक? काई, काई क्या हो गया आपका? ससेप्टिबिलिटी। हाँ, मैग्नेटाइजेशन के बाद क्या पहले कि आई है सर? कहाँ पर है? आई ब्रैकेट में आई है ना, वही मैग्नेटाइजेशन को आई से डिनोट करा है हमने। मैग्नेटाइजेशन को आई से डिनोट करा है, ठीक है। और ये हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। पहले क्या होता था, एक और सिलेबस में था, आई और एच जब किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं मैग्नेटाइजेशन होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी खत्म करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन उतना जल्दी खत्म नहीं होता है, तो इनके बीच में एक ग्राफ बनाना होता था। सब हटा दिया है अभी सिलेबस से। आपके कहने का मतलब क्या है कि एक बार मटेरियल को क्या किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो वो मटेरियल क्या हो जाता था, मैग्नेटाइज हो जाता था। फिर मैग्नेटिक फील्ड खत्म करने के बाद भी उसके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड रह ही जाता है, ठीक है। तो वो नेचर एक दिखाते थे, उसको यूज करते थे। अब खैर वो सब हट गया अभी फिलहाल सिलेबस से। चलिए नेक्स्ट हमें काई और म्यू के बीच में रिलेशन दिखाना है। रिलेशन बिटवीन क्या, परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी। ये भी काई है यहां पर, काई एम, म्यू आर और काई एम के बीच का रिलेशन। तो आप पूरा ना लिखोगे तो ऐसे लिख लो, रिलेशन बिटवीन काई एंड म्यू आर। रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी, इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है। क्या आप निकाल सकते हो? आपके पास इसके पीछे का रिलेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, इनका इंडिविजुअल रिलेशन दिया हुआ है। क्या आप इनका निकाल सकते हो? देखो, चेक करो तो। ठीक है, डन। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डायपोल, उसकी वजह से ये सारे के सारे वैसे ही रहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट वाला डायरेक्ट यूज करेंगे तो एक ही को अच्छे से पढ़ना, सबके सब समझ में आ जाएगा। ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये मैं दिखा रहा हूं बस। हमने लास्ट वाले चैप्टर में करा है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहां पर, एक्सियल लाइन पे, ठीक है, मैग्नेट की वजह से। तो जैसे हमने एक उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर करके देखा था, वैसे यहां पर भी कर सकते हैं, सिमिलर टाइप। ये क्या हो गया इसका, मैग्नेटिक डायपोल साउथ से किधर होता है, नॉर्थ की तरफ होता है। ये एल हो जाएगा, टोटल एस और एन के बीच में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पहले हमें किस पे निकालना है, एक्सिस पर निकालना है। यहां से बीच से कितने डिस्टेंस पे लेते हैं हम लोग, एक्स डिस्टेंस पे लेते हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, नॉर्थ की वजह से इधर, साउथ की वजह से इधर। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी एन माइनस बी एस हो जाएगा, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना, बी एन माइनस बी एस। और जो रिजल्टेंट आएगा वो बीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस ऑफ एम एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन एल, तो इसमें हम एल को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 4, एक एक्स कट जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई एक्स क्यूब, जो आपने ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। सब ऐसे मुंह देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो भाई ये। हाँ, क्या हो गया अमरेंद्र? इसका मतलब बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, यहां से पढ़ करके घर पे नहीं पढ़ रहे हो। चैतन्य, मुंह ऐसे खोल करके, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नया चीज है। हाँ नितिन, बताओ भाई, क्या फीडबैक क्या है? जो पढ़ के गए वो वापस पढ़े नहीं क्या? तुम्हारा क्या है भाई, नींद क्यों आ रही क्लास में यार? एसी बंद कर दें? तुम बताओ भाई मंजोत, क्या है? हाँ, कल पढ़ा था हमने, लास्ट चैप्टर में भी इसको करा है। हाँ, एक हमने निकाला था, एक्सीएल वाला निकाला है, वहां पे वायर का लूप लेकर के निकाला था, ठीक है, वहां निकाला, एक निकाला एक्सीएल का, फिर उसके बाद हमने उसी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, इक्वेटोरियल का करा।
सेम चीज है यहाँ पर। ये डेरिवेशन पूरा करना ही नहीं है, बस सिर्फ इतना करके दिखाना है। जिस तरह से उसका आया था उसी तरह से इसका रहेगा। अब x इज ग्रेटर देन l, तो ये l को क्या कर देंगे हम लोग, नोट यहाँ x का पावर 4, एक x कट जाएगा तो कितना बचेगा x क्यूब। और ये अभी अभी जस्ट पिछले वाले इसमें लिखा है आपने, पिछले वाले टेबल में। और इक्वेटोरियल की बात करें, इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ पे होता है, ये परपेंडिकुलर पे, इसके वजह से अपनी तरफ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ का। और नेट किधर बन जाएगा, इसमें बीच में बन जाएगा। दो कंपोनेंट लेंगे इसका, या फिर नेट रिजल्टेंट डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, L इज लेस देन y, तो L को क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे। y स्क्वायर का पावर 3/2 कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना के बराबर, μ0/4πm/y³ के बराबर। ठीक है, तो ये मैं करवा नहीं रहा अभी, ये ऑलरेडी आपने अभी रिजल्ट लिखा है। देखो अभी टेबल, एक्सियल के लिए इतना लिखा और इक्वेटोरियल के लिए इतना लिखा है, लिखा है मालूम हुआ, सो गए। चलो आगे चलते हैं भाई, डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। ये करना है हमें, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक बार नहीं लिखना है, वो ऑलरेडी टेबल है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास है। चलिए ये करते हैं, लिखिए टॉपिक। एक मैग्नेटिक डायपोल को, मतलब एक मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा और कितना टॉर्क लगेगा, वो सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। चलो करते हैं जरा सा। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो हमने पुटअप किया। कैसे बनाया होगा, इधर हो सकता है कोई बड़ा सा नॉर्थ पोल डाला होगा और यहाँ क्या डाला होगा, साउथ पोल, इन दोनों के बीच में नॉर्थ पोल हो गया। ये बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे एक मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल। और क्या लिया, यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट ले लिया, इसका क्या हो जाएगा, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल वाली ऐसे ऐसे जा रही होंगी। ठीक है, नॉर्थ से गया और साउथ में एंटर हो गया, फिर ये यहां से निकलेगा कहीं ना कहीं जाकर के वापस, कुछ होना है, जो भी होना है वो देखेंगे हम लोग। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर सकते हैं। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट लाके रख दिया। जैसे ही मैग्नेट रखेंगे, ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल का नॉर्थ पोल, इधर नॉर्थ पोल रखा होगा ना हमने, इधर तो नॉर्थ पोल रखा होगा, जिसकी वजह से लाइन से निकली, और इधर क्या रखा होगा, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल, और नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, तो ये हमने वहां पे याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो Q इंटू ई लगता था। Q को हमने रिप्लेस किया है पोल स्ट्रेंथ से, स्मॉल m से। तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू बी हो जाएगा। ये m इंटू बी इधर, ये m इंटू बी इधर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ से किधर, नॉर्थ की तरफ। बनाइए ये वाला डायग्राम। देखो धीरे धीरे आगे चैप्टर आएगा, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा। सो पीछे का आपका बहुत अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। जो आप पढ़ते हो वापस घर जाकर के पढ़ो, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है सॉल्व करो। तुम अगर खुद अपना मदद नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं करने वाला। देयर इज ऑलवेज 70% आपका एफर्ट रहेगा। ठीक है, टीचर कुछ भी नहीं कर सकता आपके साथ। टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, आपको अच्छे से पढ़ा सकता है, समझा सकता है, तो वो 20 से 30% ही आपके साथ काम करेगा। 70% आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर भैंस गया पानी में, है ना। टॉर्क कैसे निकालते हैं आप बताइए भाई। अभी अभी हमने पढ़ा भी था पहले भी। टॉर्क कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क,
लास्ट चैप्टर में भी करा था। अमरेंद्र, कैसे निकालते हैं टॉर्क एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर द टॉर्क? 2 क्वेश्चन है मेरा। रोशनी अंशिता से भी पूछेंगे अभी। लास्ट चैप्टर में हमने कितना टॉर्क के बारे में पूरा डिस्कशन किया है, फिर उसको यूज करके कैलकुलेशंस करी हैं, और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक फ्रेम रखते हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है वो भी निकाला था। बट बेसिक क्या कंडीशन है टॉर्क के लिए? क्या है चैतन्य? व्हाट इज द कंडीशन फॉर द टॉर्क एंड हाउ टू कैलकुलेट? वो तो रिजल्टेंट है, कंडीशन पूछ रहा हूं मैं। आता हूं तुम्हारे पास भी अभी। कंडीशन क्या है बेटा उसका, ये बताइए, एंड देन कैलकुलेट कैसे करते हैं। अनस तुम भी बता दो। मोहित तुमने तो अटेंड करा था, टॉर्क वाला पार्ट अटेंड करा था तुमने, याद है? दरवाजा ऐसे ऐसे चला चला के दिखाया था मैंने कुछ। तो अमरेंद्र कैसे गायब हो गया सब? है शुरू में आए बहुत अच्छा तुम दिखा रहे थे, फिर तुम धीरे धीरे डाउन हो रहे हो एग्जाम के करीब जाते जाते। क्या होता है बेटा अंशिता? टॉर्क 11th में भी पढ़ के आए हो, अभी भी पढ़ा है। रोशनी, नो आइडिया? फोर्स होता है जिससे रोटेशनल मोशन होता है। ओके ठीक है, कुछ कुछ बिल्कुल सही है। और कंडीशन क्या होता है उसके लिए? कैसा फोर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए? दो फोर्स अपोजिट एंड इक्वल ऑन सेम बॉडी और डिफरेंट बॉडी? ऑन सेम बॉडी। डिफरेंट बॉडी होगा तो न्यूटन थर्ड लॉ लग जाएंगे। ओके, एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस? उन दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स लेंगे एंड विल बी मल्टीप्लाइड विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट टू फोर्स। ठीक है, हमेशा कितने फोर्स होने चाहिए? 2 फोर्स होना चाहिए दोनों की। अगर एक बॉडी है ये, तो एक फोर्स इधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स इधर लगना चाहिए। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये नेट फोर्स ऑफ दी ऑन दी बॉडी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 10 न्यूटन इधर है 10 न्यूटन इधर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, बट ये क्या करा देगा? रोटेट करा देगा बॉडी को। सो इट विल बी प्योर रोटेशनल। इसलिए टॉर्क इज द कॉज बिहाइंड दी प्योर रोटेशन। अच्छा, कैलकुलेट कैसे करते हैं? दोनों में से कोई एक फोर्स लेंगे और दोनों के बीच का क्या निकाल देंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? टॉर्क निकल जाएगा। यही कंडीशन है। अंशिता याद रहेगा अब? अमरेंद्र ठीक है। तो अब देखिए, क्या यहां पे टॉर्क लगेगा? क्या हमारे पास 2 फोर्स है इक्वल में? क्या दोनों अपोजिट है? क्या दोनों सेम बॉडी पे एक्ट कर रहा है? तो इसका मतलब क्या होगा? टॉर्क लगेगा, मतलब रोटेशनल मोशन वहां पे होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो देखें कि ये 2 फोर्स कहां लग रहा है। तो एक फोर्स किधर लग रहा है? इधर। दूसरा फोर्स किधर लग रहा है? इधर। तो दोनों हो गया पैरेलल फोर्स। ठीक है, तो ये टॉर्क क्रिएट करेगा। अब हमें टॉर्क निकालने के लिए दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स लेंगे एंड दोनों के बीच का क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आ गया कैसे निकालना है? तो यहां पे देखिए, ये वाला लेंथ आपको पता है 2l, और इनके बीच का एंगल आपको दिया रहता है थीटा। तो क्या आप ये निकाल सकते हैं? अगर 2l है तो ये 2l cos थीटा हो जाता है और ये 2l sin थीटा हो जाता है। तो ये फोर्स इंटू 2l sin थीटा मल्टीप्लाई कीजिएगा, टॉर्क निकल जाएगा बस। तो चलिए भाई निकालते हैं जरा सा हम। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या? ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है। एंड द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ इज कितना? 2l। ठीक है, रहने दो ये सब, डायरेक्ट करना है। हमारे पास टॉर्क निकल रहा है, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इनटू क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर का साइन उधर चला गया, ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना है? mb के बराबर है, और ये कितना हो जाएगा? 2l sin थीटा। तो m इंटू बी
2L साइन थीटा, स्मॉल m इंटू 2L क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। और स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, कैपिटल M क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, m इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब अगेन इसको अगर वेक्टर फॉर्म में करना है तो हमारे पास यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का ऑप्शन है, m क्रॉस b या b क्रॉस m दोनों क्या दे देगा, bm साइन थीटा। लेकिन अगर m क्रॉस b करोगे, b क्रॉस m करोगे तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा, आइदर b क्रॉस m और m क्रॉस b। तो हम देखते हैं कि अभी यहां जो फोर्स लग रहा है इसको कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, बताओ कैसे रोटेट करेगा। ये इधर है ना, ऐसे ऐसे खींचेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज। तो हमें पता है कि रोटेशन क्लॉकवाइज। तो देखिए m क्रॉस b या b क्रॉस m कौन देता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करता है, पहले की तरफ हाथ ले जाते हैं और दूसरी की तरफ रोटेट करते हैं, राइट। तो m क्रॉस b, m किधर है, कैपिटल M इधर है, ये कैपिटल M है, और b किधर है, इधर है। तो अगर इसके तरफ लेके जाते हैं, ऐसे ऐसे लेके जाते हैं तो क्या दे देता है आपको, क्लॉकवाइज दे देता है। तो m क्रॉस b ही सही है। लेकिन अगर b क्रॉस m करते हो, पहले b करते हो फिर क्या करते हो, m करते हो, ये ऐसे जाएगा, ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज देगा। तो b क्रॉस m नहीं होगा, क्या होगा, m क्रॉस b होगा। ये टॉर्क है, टॉर्क का साइन ऐसे, चलिए नोट कीजिए। अब देखिए टेबल में है कि नहीं, वहां पर P क्रॉस B आया था, यहां पर क्या है, M क्रॉस B। इलेक्ट्रोस्टैट में आया था P क्रॉस B। हो गया। तो ये हमने निकाल लिया टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल, बार मैग्नेट का टॉर्क निकाल लिया। चलिए न्यूमेरिकल बहुत आसान रहेगा, ये तो कर लिया हमने। चलो अब वर्क डन निकालना है, मतलब एनर्जी निकालना है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक बार वंस वी आर पुटिंग इट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। वही वर्क डन क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, वर्क डन निकालिए, दोनों क्या है, सेम ही है। तुम लाए होमवर्क, कंप्लीट नहीं हुआ होगा तुम्हारा अभी तक, तो हर दिन तुम्हारा वही, तुम कॉपी नहीं लाते हो, फोटो में रख करके क्या करूँगा, मुझे कॉपी चाहिए भाई। हैं तुम तो लास्ट हर कम से कम कितना 2 वीक से ऐसे ही बोल रहे हो, अगले क्लास में अगले क्लास में। फिर फोटो भेजना, मुझे तो नोट्स दिखाओगे भाई। ठीक है, कल जब क्लास में, कल अगर नहीं करोगे तो फिर मम्मी से बात करूँगा तुम्हारे में। ठीक है, उन्होंने बोला है बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए तुम्हारे ऊपर, और तुम सब ऐसे वहीं निकालते जा रहे हो हर चीज को। ठीक है, हो गया। चलिए कैसे करेंगे, क्या होता है वैसे, वर्क डन कैसे निकालते हैं। जब ट्रांसलेशनल मोशन होता है, क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन होता है तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी एस या एफ डॉट एस, यही होता है ना वर्क डन का फॉर्मूला ट्रांसलेशनल मोशन में। लेकिन यही अगर रोटेशनल में हो जाएगा तो फोर्स की जगह पर क्या हो जाएगा, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट के जगह पर क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा। अच्छा, जैसे वहां पर हम लोग 11th क्लास में ट्रांसलेशनल का एनालॉग लेते थे रोटेशनल में, सेम वैसे ही खेल यहां पर भी चल रहा है। किसका, इलेक्ट्रोस्टैट का एनालॉग किस में ले रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड में ले रहे हैं।
तो वैसा ही है। तो एनीवे चलिए, तो टॉर्क इनटू क्या करना पड़ेगा, थीटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा आपका रोटेशनल मोशन है, ये हो गया आपका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एमबी, दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। अब इसको फिलहाल इसको बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगा करके क्या किया, इसको रोटेट किया, तो इसके अंदर कितना एनर्जी होगा, तो वो होगा इसके वर्क डन के बराबर। पहले θ1 था, अब कितना हो गया, वो θ2 पे पहुंच गया। ओके, तो पहले हम डी थीटा के लिए निकालेंगे, फिर θ1 से लेकर θ2 तक उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो नॉर्मल फॉर्मूला अगर हम लोग टॉर्क का निकालते हैं, वर्क डन का निकालते हैं, तो क्या हो जाता है, आप लोग ऐसे लिखो, dw इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। टाउ आता नहीं सही से ना, तो वो टी बन जाता है। चलो लिखिए, डायग्राम बना लो, लेकिन डायग्राम बना लो ऑफ कोर्स। पहले θ1 पे रखा, θ1 से कहां लेके जा रहे हैं हम लोग, θ2, ठीक है। θ1 से कहां लेके जा रहे हैं, θ2। बीच में कहीं भी किसी भी डी थीटा के लिए एक हमें निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे θ1 से लेकर के θ2 तक। तो छोटा सा वर्क डन निकाल लें, बड़ा सा वर्क डन टाउ इंटू थीटा होता है, तो छोटा वर्क डन टाउ इंटू डी थीटा, छोटे वाले एंगल से हो गया। अच्छा, डायग्राम भी बनाना है ना, डायग्राम बना लो। सो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फोर्स, हम फोर्स लगा के उसको घुमा रहे हैं, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। सो वट एवर द वर्क डन दैट वी विल डू ऑन दिस, वो ही एज ए पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो आपको वर्क डन निकालने के लिए आए या पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आए, सेम कैलकुलेशन है, ठीक है, कोई अलग कैलकुलेशन नहीं होता है उसके लिए। तो छोटा वाला वर्क डन लिखिए, dw इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, dw इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, हो गया। तो टाउ तो पता है आपको, कितना निकाला था हमने, पुट कीजिए टाउ का वैल्यू, क्या निकाला था, mb साइन थीटा, अभी जस्ट पीछे निकाला ना टाउ का वैल्यू। तो dw इज इक्वल टू टाउ के जगह पर लिखो m इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा, है ना। आगे तो आपको पता है, टाउ का वैल्यू रख दिया, एम बी साइन थीटा इंटू क्या हो गया, डी थीटा। और जब टोटल W निकालेंगे, तो जब W निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, dw को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dw को इंटीग्रेट करेंगे तो इज इक्वल टू dw का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा की माइनस कॉस थीटा, इट विल बी माइनस कॉस थीटा। और ये लगा दिया लिमिट θ1 से लेके θ2 तक, ओके। तो बीच में एक स्टेप है, m और b बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितना हो जाता है, माइनस कॉस थीटा, साइन कहां से, θ1 से लेकर के कहां तक, θ2 तक, ठीक है। और जब इसको पुट करेंगे m इंटू बी, तो पहले पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस θ2, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस θ1। अब इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया, एम बी इज इक्वल टू कितना, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। कर सकते हो, खुद ही कर सकते हो, मैंने कुछ नया नहीं किया है। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बोलना। सो एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है। ओके, अभी हम ना एक पॉइंट आर्बिट्रेरली हम लोग चूज कर रहे हैं, जहां पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होगा, जब ये पूरा का पूरा वर्टिकल रहेगा, ठीक है। पूरा का पूरा क्या होगा, वर्टिकल रहेगा। और थीटा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री पुट करते हैं, मतलब θ2 90 डिग्री हो जाएगा, तो वहां पे ये वैल्यू पुट करेंगे किसी भी थीटा पर, तो ये हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, ओके। दोनों तरीका सही है कि कहीं से भी आप स्टार्ट कर दो। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं
कि ऐसा एक पॉइंट पहले स्टार्ट करें शुरू में जहां पे क्या होगा, आपका एनर्जी 0 होगा। वो कब होता है, जब ये पूरा 90 डिग्री पे होता है। उसके बाद उसको हम किसी भी एंगल थीटा पे रोटेट करते हैं। तो θ1 क्या ले रहे हैं हम लोग, 90, θ2 कोई भी थीटा ले लिया। तो θ1 का वैल्यू 90 पुट कर देंगे, माइनस θ2 का वैल्यू क्या पुट करेंगे, थीटा। तो ये 0 हो जाएगा, माइनस cos थीटा हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी माइनस mb cos थीटा हो गया। ठीक है, मतलब इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 होना चाहिए उसके अंदर, तब हम रोटेट करेंगे तो फिर उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कराएंगे। तो दिस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस mb cos थीटा। ब्रैकेट के अंदर ये डाल देना कि θ1 का मतलब कितना, 90 डिग्री, और θ2 कितना हो गया, कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा। हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं वर्टिकल से, वहीं से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। θ2 कोई थीटा है, हाँ, बट θ1 हमने कितना लिया है, 90। सो वर्टिकल से स्टार्ट कर रहे हैं हम घुमाना किसी भी थीटा एंगल तक, माइनस mb cos थीटा। पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, mb cos थीटा ना, दो वेक्टर और उनके बीच का एंगल है cos थीटा, तो क्या ये डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा ये m डॉट b। अरे लिखा नहीं यहां पे, अरे एक स्टेप नीचे लिख लेना है, इसकी जरूरत नहीं है। एक स्टेप इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा यह, माइनस m डॉट b में कन्वर्ट कर सकते हैं। m डॉट b को लिख सकते हैं ना हम लोग mb cos थीटा। m डॉट b करें या b डॉट m करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आपके टेबल में होगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस m डॉट b। और इलेक्ट्रोस्टैट में क्या आया था, p डॉट e। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जगह पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमिलर आ रहा है, आपको एक याद रखना है, बाकी सारे तो ऐसे ही हो जाएंगे। ओके, हो गया यहां तक, डन। बहुत थ्योरी हो गया यार, कुछ क्वेश्चन कर लें क्या इस पे? चलिए एक टेबल बना लेते हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं, अगले क्लास में फिनिश करेंगे। एक क्वेश्चन तब करेंगे उसके बाद, पहले ये टेबल बना लेते हैं तब करते हैं। टेबल है कि सारे मैग्नेटिक फील्ड को बेस्ड ऑन काई डिवाइड करते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल जो हम लोगों ने डिस्कस करा था। जितने भी मैग्नेटाइज होने वाले मटेरियल हैं उसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में। एक को बोलते हैं डायमैग्नेटिक, एक को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, एक को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। जस्ट 1 मिनट सुन लो, उसके बाद लिखना। जितने भी मैग्नेटाइज मटेरियल होते हैं, मैग्नेटाइज मटेरियल का मतलब जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसको वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। हमने क्या बताया था, कितने तरह के होते हैं वो, 3। वो 3 का नाम है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। कौन क्या करता है मैं वो बताता हूं। डायमैग्नेटिक मटेरियल रिड्यूस कर देता है, बताया था ना, एक क्या करता है, रिड्यूस करता है, तो वो उसका नाम क्या है, डायमैग्नेटिक। एक है बढ़ा देता है, उसको क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। सोचो फेरोमैग्नेटिक क्या करता होगा, सीधे ऊपर पहुंचा देता है। तो ये 3 तरह के हैं। कैसे पहचानेंगे, तो बेस्ड ऑन इट्स काई वैल्यू या फिर रिलेटिव परमिबिलिटी के इस पर। काई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए लेकिन -1 से बड़ा होना चाहिए, तो वो क्या होता है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक 0 से बड़ा लेकिन एप्सिलॉन से छोटा। फेरोमैग्नेटिक 1 से बड़ा बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा। तो इसके बेस पर सिर्फ ये टेबल बना लीजिए फिलहाल। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फटाफट एक क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद। यही लास्ट टॉपिक एक बचा है जो अगले क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। इन दिनों मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके सारे प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। सारा क्लास उसी में निकल जाएगा। एक क्लास चाहिए इसको, पूरा थ्योरी है इसमें, सारे के वो सब करेंगे डिस्कस, एंड देन फिर क्वेश्चंस भी।
बुक तो सबके पास नहीं होगा, मैं इसी से एक क्वेश्चन कराता हूं। चलो ये नोट कर लिया। लिखो, हो गया तो क्वेश्चन लिखो। ए शॉर्ट बार मैग्नेट, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए शॉर्ट बार मैग्नेट placed with a short bar magnet placed with its axis 30 degree with uniform external magnetic field, uniform external magnetic field, uniform external magnetic field of 0.25 Tesla, of 0.25 Tesla, full stop, नहीं, not full stop, experiences a torque, continue करो उसको, 0.25 टेस्ला के बाद experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 to the power minus 2 joule, minus 2, 4.5 into 10 to the power minus 2 joule, full stop. What is the magnitude of magnetic moment, magnetic moment of the magnet? बहुत इजी है ये, एक बार रिपीट करूं। A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 to the power minus 2 joule, full stop. What is the magnitude of magnetic moment of the magnet? दो स्टेप में निकल जाएगा अगर आप अच्छे से सोच रहे हो। आंसर आया मंजू? क्या क्या गिवन है? सबसे पहले राइट डाउन व्हाट आर गिवन। बताओ भाई क्या क्या गिवन है? टॉर्क दिया हुआ है, कितना टॉर्क? 10 to the power minus 2। अरे ये टॉर्क नहीं है बाबा, हैं? टॉर्क लिखा है पक्का ना? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इतना एंड एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू इतना। चलो यूनिट में कुछ चक्कर है, टॉर्क इतना निकल गया, ठीक है। कितना जूल है ये? और बताइए और क्या है? थीटा किसके किसके बीच में होता है? मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में, तो एग्जैक्टली सही जा रहा है हमारा। और क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है, कितना? 0.25 टेस्ला। निकालना क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की क्या मतलब? कैपिटल एम। भाई ये तो बहुत आसान है, फॉर्मूला क्या है? टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। हो तो गया यार, सब तो दिया हुआ, एक अननोन है, निकल जाएगा। नहीं निकलेगा? एम निकालना है, सो एम इज इक्वल टू टाउ बाई बी साइन थीटा। टाउ कितना है? 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। बी कितना? 0.25। और साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। ये यहां पर चला गया 100, इसका आ गया 10, ठीक है। ये कट गया, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, ये 2 ऊपर जाएगा, 18 बाई कितना? 5, 5 × 3 = 15, 3.6 आ रहा है इतना आंसर? 3.6, 0.36 आ रहा है। हाँ शायद 1/10 यहाँ है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये 0.36 आएगा।
ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, 7 क्वेश्चन। इतना सा के लिए भी कैलकुलेटर निकल जाता बाबू।